आफ्टरनून टू ऑल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में, जिसे हिंदी में कोशिका विभाजन भी बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सेल डिवीजन और कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल का निर्माण करता है। तो सेल डिवीजन एक बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है सेल के लिए। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो बॉडी में ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और अगर बॉडी में कोई इंजरी हो जाए तो वो रिपेयर भी नहीं होगा। आपने देखा होगा कि गलती से कई बार हमारे बॉडी में कट लग जाता है, वुंड हो जाता है, तो वुंड को हील करने के लिए क्या चाहिए, वहां पे सेल डिवीजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ को जो मेंटेन करता है, सेल डिवीजन ही लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो जो साइंटिस्ट हैं प्रेवोस्ट एंड डुमास ने 1824 में सेल डिवीजन को फर्स्ट टाइम स्टडी किया था। ये इमेज सेल डिवीजन के प्रोसेस को दर्शाता है। यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग में ये एक पेरेंट सेल है। अब ये धीरे धीरे अपने गुणसूत्र को, जिसे क्रोमोसोम भी बोलते हैं, उसे डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करके धीरे धीरे ये पूरे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है उसको भी डिवाइड करेगा, और एक पेरेंट से दो डॉटर सेल्स का निर्माण कर देगा। यहाँ देखिए, एक पेरेंट से दो डॉटर सेल्स का निर्माण हो गया है। जब डॉटर सेल्स बनना है तो पेरेंट को अपने सारे क्रोमोसोम, अपने सेल ऑर्गेनल्स को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तभी वो क्या करेगा, दोनों डॉटर सेल्स में उसको इक्वली डिवाइड कर पाएगा। इसीलिए सेल डिवीजन से पहले अपने क्रोमोसोम को, जो सेल्स हैं पेरेंट सेल्स, उसको डबल करते हैं, सेल ऑर्गेनल्स को डबल करते हैं, देन सेल डिवीजन करके दोनों सेल में, दोनों डॉटर सेल्स में उसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है। अब देख लेते हैं सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल बहुत सारे इवेंट्स का एक सीरीज है जिसमें हमारा सेल डिवीजन भी आता है। तो सेल डिवीजन से पहले सेल क्या करता है, अपनी ग्रोथ करता है, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है, और उससे साथ ही साथ डिवाइड करके दो डॉटर सेल में या दो से ज्यादा डॉटर सेल में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल साइकिल। सेल साइकिल में दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज और डिवाइडिंग फेज। इंटरफेज ऐसा फेज है, इंटरफेज को कहा जाता है, दो डिवाइडिंग फेज के बीच के फेज को इंटरफेज कहा जाता है। यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करती, यहाँ पे सेल रेस्ट करते हैं और अपने आप को प्रिपेयर करते हैं सेल डिवीजन के लिए। यहाँ पे जितने भी डीएनए होंगे, क्रोमोसोम है, रेप्लिकेट करेंगे, सेल ऑर्गेनल है, रेप्लिकेट करेंगे, ताकि डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स में वो चले जाएं। तो इंटरफेज दो सेल डिवीजन के बीच के फेज को कहा जाता है। उसके बाद आता है डिवाइडिंग फेज, जिसे एम फेज भी बोलते हैं। तो जो इंटरफेज है, जैसे हमने बताया कि इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन इज कॉल्ड इंटरफेज। ये लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का, और क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। तो इंटरफेज में तीन फेज पाए जाते हैं, G1, G2 एंड S फेज। सीक्वेंस बोले तो G1 होता है सबसे पहले, फिर S होता है, फिर G2 फेज होता है, उसके बाद होगा डिवाइडिंग फेज जो कि M फेज है। यहाँ पे इमेज देखेंगे तो आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा। सबसे पहले होता है G1 फेज, देन N फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, देन सेल डिवीजन फेज, जिसे M फेज और डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं इंटरफेज के बारे में। जो इंटरफेज में डिफरेंट फेजेस हैं, उनमें क्या हो रहा है। तो G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज में सेल अपने साइज को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि उनको ग्रो करना है और डिवाइड होकर दो बनने हैं। तो पहले क्या करेंगे, अपने साइज को इंक्रीज करेंगे। साइज इंक्रीज होगा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जो रेप्लिकेशन में प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, आरएनए की जरूरत पड़ेगी, उसकी सिंथेसिस करेंगे। उसके बाद स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि G1 के बाद आता है S फेज। S फेज में क्या होना है, डीएनए का रेप्लिकेशन होना है। तो डीएनए होता है न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स का क्या करता है, G1 फेज में स्टोरेज करने लग जाता है, ताकि वो क्या करे,
एस फेज में जरूरत पड़े और डीएनए का रेप्लिकेशन हो सके। ठीक है, तो G1 फेज में ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद होता है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। यहीं पे ही डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो प्रेजेंट होता है। ईच क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स टू फॉर्म सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पे जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो जितने भी क्रोमोसोम है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स का निर्माण करेंगी। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहले यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हुआ और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स का निर्माण कर रहे हैं। ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, तो सिंथेसिस फेज में, जिसे एस फेज भी कहते हैं, वहां पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, डीएनए डैमेज का चेक पॉइंट है। जो भी एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ उसकी चेकिंग होती है कि उसमें कोई डैमेज तो नहीं। तो वो कौन से फेज में होता है, G2 फेज में। G2 फेज में हम लोग चेक करते हैं, सेल चेक करता है कि कोई डीएनए में डैमेज तो नहीं, फिर सिंथेसिस करेगा स्पिंडल फाइबर की और फाइनल प्रिपेयर करेगा माइटोसिस के लिए। ठीक है, तो G2 फेज में ये सारी चीजें होती हैं। अब जो डिवाइडिंग फेज है उसके बारे में देख लेते हैं। अभी हमने पूरा इंटरफेस के बारे में पढ़ लिया, अब देख रहे हैं डिवाइडिंग फेज, जिसे सेल डिवीजन भी कहते हैं और एम फेज भी बोलते हैं। तो जो डिवाइडिंग फेज है, सेल डिवीजन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हो सकता है माइटोसिस या तो हो सकता है मियोसिस। माइटोसिस सोमैटिक सेल में होता है। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनमें माइटोसिस होता है और जो जर्म सेल्स होते हैं उनमें मियोसिस होता है। तो माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है, तो माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है और जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट से। मतलब जेनेटिकल आइडेंटिकल बोलने का मतलब है कि जितना पेरेंट में क्रोमोसोम रहेगा उतने ही डॉटर्स में भी क्रोमोसोम रहेंगे। मगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है और जो चारों डॉटर सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड रहती हैं। हैप्लॉइड कहने का मतलब है कि जितना पेरेंट में क्रोमोसोम होगा उससे हाफ। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम रहते हैं और जब रेप्लिकेशन हो जाएगा तो वो डबल हो जाएगा। फिर डबल होने के बाद वो माइटोसिस में जैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, यहाँ पे नहीं होता है। मियोसिस में 46 क्रोमोसोम से डुप्लीकेशन के बाद जो डॉटर सेल्स बनती हैं उसमें 23 एंड 23 क्रोमोसोम ही बस होते हैं, इसीलिए उसे रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है मियोसिस को, और माइटोसिस को बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन। हमने अभी बताया कि ये सोमैटिक सेल्स में होते हैं। माइटोसिस फर्दर बहुत सारे फेजेस में डिवाइडेड रहते हैं। फर्स्ट फेज है प्रोफेज, सेकेंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज, देन टेलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस। ये इमेज है जो कि माइटोसिस को दिखा रहे हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हो एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो रही है। यहाँ पे मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स का निर्माण हो रही है और जो कि चारों हैप्लॉइड हैं, ओनली N है। अभी हम लोग बस माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, मियोसिस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी माइटोसिस के बारे में देख लेते हैं। तो माइटोसिस में जो स्टेजेस है उसका डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फर्स्ट हमने फेज बताया था प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, यहाँ पे क्रोमैटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। तो जब सेल का डीएनए का रेप्लिकेशन होना है उस समय क्रोमैटिन के फॉर्म में रहते हैं। तो इंटरफेज में जो क्रोमोसोम है वो क्रोमैटिन के फॉर्म में रहेंगे। जैसे ही वो प्रोफेज में एंटर करेंगे, जो कि डिवाइडिंग फेज का फर्स्ट फेज है, वहां पे क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। कंडेंस होकर रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने ये आपको क्रोमोसोम की क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। तो अभी देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमैटिन है कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगी। साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियर के आसपास, न्यूक्लियस के आसपास जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा।
साथ में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोफेज है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंटरफेज में जो क्रोमोसोम थे वो क्रोमैटिन के फॉर्म में थे। अभी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, अभी धीरे धीरे कंडेंस होके प्रोफेज में पूरे टोटली कंडेंस हो गए हैं। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अलाइन हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे जो सेल का मध्य भाग होता है उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। तो ये इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम आके अटैच हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं, और साथ में ही स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के मध्य भाग जिसे बोलते हैं सेंट्रोमेयर वहां आके अटैच हो गए हैं। तो मेटाफेजिक प्लेट का मेटाफेज का क्या फीचर है कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेटाफेजिक प्लेट पे या इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो जाते हैं, और साथ में जो स्पिंडल फाइबर है सेंट्रोमेयर से आके अटैच हो जाता है। ठीक है, ये हमने बता दिया मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स होते हैं, ये क्रोमोसोम है, इसमें 2 क्रोमैटिड्स है, इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसको भी बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो एनाफेज में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं। तो एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज का यही फीचर है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होकर अपोजिट पोल में मूव करने लगेंगी। कौन मूव करा रहे हैं, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर के हेल्प से जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, और यहाँ पे सेंट्रोमेयर का ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, ये एनाफेज का कैरेक्टर है। उसके बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है अपोजिट पोल पे रीच कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो क्रोमोसोम है अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रीअपियर हो गया है, और जो क्रोमोसोम है वापस डीकंडेंस होना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कैरेक्टर पाया जाता है टीलोफेज में। देन उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म में अभी क्या हुआ, पहले न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो जो साइटोकाइनेसिस है उस फेज में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। कैसे डिवीजन होगा, अगर प्लांट सेल है तो वहां पे बीच में यहाँ पे सेल प्लेट का निर्माण होगा जो कि दोनों सेल्स को अलग कर देंगी, और अगर वो एनिमल सेल है तो उसमें क्लीवेज फरो का डेवलपमेंट होगा। हम बॉटनी वाले हैं तो हम प्लांट सेल प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है बीच में 2 सेल्स के बीच, और वो दोनों सेल को धीरे धीरे वो अलग कर देंगी, तो साथ में साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाएगा। तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और किसके थ्रू होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन की वजह से। तो सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का, माइटोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो माइटोसिस ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमने अभी बताया था इंट्रोडक्शन में, अगर माइटोसिस नहीं होगा तो हमारी सेल की ग्रोथ ही नहीं होगी, बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, रिपेयर एंड रीजनरेशन, तो रिपेयर एंड रीजनरेशन के लिए भी माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी में कहीं पे चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो उसको हील करने के लिए माइटोसिस की जरूरत पड़ती है। अगर माइटोसिस नहीं होगा तो वापस हमारा बॉडी नॉर्मल नहीं होगा, वो कट का कट हमेशा रह जाएगा। इसीलिए उसको हील करने के लिए माइटोसिस की जरूरत पड़ती है। साथ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइटोसिस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। थैंक यू।